इसने क्या करा कि जो ये डॉबरीनर था, डॉबरीनर की जो तिकड़ी जो थी, जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप था, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को इसने दूर करा, उनको रेक्टिफाई करा। रेक्टिफाई करना मतलब इम्प्रूव करना, दूर करना, और कुछ नए रूल्स बताए। तो इसके रूल्स काफ़ी दिनों तक एक्सेप्ट किए गए। उसके बाद उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, वो भी फ्लॉप हो गए। न्यूलैंड के बाद आया मेंडलीव। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स को उसने अरेंज करा किसी एक पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न था एटॉमिक मासेस का। मेंडलीव भी फ्लॉप हुआ। तो ये जब तीनों के तीनों फ्लॉप हो गए, उसके बाद आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आज तक यूज़ में आ रही है। तो हम सीधा सीधा पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। ये तीनों भी हमारे सिलेबस में हैं, ये तीनों भी टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन ये थोड़े से थ्योरेटिकल है। तो पहले मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि जो मंडे को टेस्ट है, उस मंडे को टेस्ट में जो आएगा, एक तो पीरियड्स की और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस चैप्टर को। पहले वो वाला पार्ट करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ऐसे बनाएंगे कि जैसे यहाँ पर 10 ब्लॉक्स आप चाहें तो बना लो, चाहे तो मत बनाओ, मर्जी है आपकी। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वन, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया। चलिए जी, हाइड्रोजन, हीलियम कैसे याद करते हैं? हा, ही, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लिबेव, कनॉफ, नी, ऐसे करके याद कर लिया। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर कैल्शियम। यहीं तक कर रखा होगा, बस यहाँ तक कर लो, सफिशिएंट है, उसकी ज़रूरत नहीं है उसके आगे की। अब क्या होता है कि जब भी कभी हम कोई भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट्स को अरेंज करने के 2 तरीके हो गए, है ना। एक तरीका होता है कि हम उसको ग्रुप्स में अरेंज करें, और एक तरीका होता है उनको पीरियड्स में अरेंज करें, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है? HP, एक लैपटॉप आते हैं HP के, तो HP याद रहेगा, ठीक है। एंड VG इज़ फॉर वेरी गुड, ठीक है। ये वेरी गुड हो गया, ये HP हो गया। तो इससे क्या याद रहेगा हमको? VG का मतलब क्या है? वर्टिकल आर ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, ठीक है।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग है इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोल दूंगा मैं पीरियड 1, ये फर्स्ट पीरियड है। और ये जो है, जब दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को, 1 मिनट रुको बस। ये जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, और ये वाला जो है इसको बोलेंगे सेकंड पीरियड, इसको बोलेंगे थर्ड पीरियड, इसको बोलेंगे फोर्थ पीरियड। और जो ये जो वर्टिकली अरेंज्ड है ना एलिमेंट्स, इनको बोलेंगे हम ग्रुप्स। तो ये हो गया ग्रुप को मैं शॉर्ट में जीपी लिख रहा हूँ, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, और ये हो गया हमारा ग्रुप 13, लिख दो ऐसे। ये हो गया ग्रुप 14, ये हो गया ग्रुप 15, ये ग्रुप 16, ये हो गया ग्रुप 17, और ये हो गया ग्रुप 18। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप्स हो गए। तो वर्टिकली जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड्स। ठीक है, अच्छा, अब जो जो इनको जो याद रखने का तरीका है, ये क्या है, जैसे मैंने बोला सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है। तो हाँ, ही ऐसा क्यों करा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो मैंने 20 एटॉमिक नंबर तक ऐसे याद कर रखे हैं, उसके आगे का करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि हमें एक चीज़ देखनी होती है कि जो हमारा पहला ग्रुप है, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ये हो, इनमें आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में कितने होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर और 12th तक को भूल जाओ, 3 से लेकर 12th तक को भूल जाओ। जो 13th ग्रुप है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे थर्ड ग्रुप बिहेव कर रहा हो। ठीक है, 13 ग्रुप का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 होंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से होता है। ठीक, तो जैसे ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई, इसी तरीके से ग्रुप्स की और पीरियड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ नोट करेंगे, सीधा मुद्दे पर स्ट्राइक करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स, तो उससे हमको ये पीरियोडिक टेबल बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। मैं पीरियड्स की अगर प्रॉपर्टी समझ गया तो ग्रुप समझने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैरेक्टरिस्टिक बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, ये होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें लिखिएगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, the number of valence electrons in elements
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in elements increases from 1 to 8. Increases from 1 to 8. Increases from 1 to 8. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में जनरली हम थर्ड पीरियड देकर चलते हैं. बड़ा फेमस पीरियड है. क्यों? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले एलिमेंट्स हैं. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड को लिया तो थर्ड पीरियड में हो गया बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन. ठीक है. ये लिखने के बाद में नीचे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सोडियम है, सोडियम के आगे ब्रैकेट में लिख लो 11, मैग्नीशियम के आगे लिख लो 12, एल्यूमिनियम के आगे लिख लो 13, या आगे जगह ना बची हो तो ऊपर लिख लेना 14, देन 15, देन सल्फर इज 16, क्लोरीन इज 17 एंड आर्गन इज 18. ठीक है. इतना करने के बाद में अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 1. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. मैग्नीशियम की बात करें तो 2, 8, 2. एल्यूमिनियम की बात करें तो 2, 8, 3. सिलिकॉन 2, 8, 4. फॉस्फोरस 2, 8, 5. सल्फर 2, 8, 6. क्लोरीन 2, 8, 7. आर्गन 2, 8, 8. तो इसके लिए हमें किसी तरीके का कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही हम समझ गए कि आउटर मोस्ट शेल में द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8. 1 से बढ़ते हैं. पहले में 1, दूसरे एलिमेंट में 2, तीसरे एलिमेंट में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8. ठीक. तो पीरियड की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 से लेकर 8 तक सीधा सीधा बढ़ते हैं. ठीक है. तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई या पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई. उसके बाद दूसरा नोट करेंगे. दूसरा है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है. तो सेकंड आप लिखें वैलेंसी. वैलेंसी वैलेंसी में नोट करिएगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड on moving from left to right in a period, the valency of elements increases from 1 to 4. The valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0 and then decreases to 0. तो आप ये देखिएगा कि इसमें फिर मैं एग्जांपल के तौर पर ये थर्ड पीरियड देता हूँ. यहाँ लिखें एग्जांपल. थर्ड पीरियड. अब जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड फिर इसी तरीके से लिखेंगे. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन. तो अब यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख चुका हूँ पहले वाले एग्जाम्पल में. अब मैं लिखूँगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मैं लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते चलिए. इसमें कितना है? 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा फिर वैलेंसी बताओ जरा। देखो इसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1+। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 आसानी से डोनेट कर देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुश्किल है ना कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर पाए, 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से खींचकर 8 बना पाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, नहीं हो पाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ऐसे ही 2 के लिए मुश्किल है कि वो बाहर से 6 को खींच पाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इजीली खुद को डोनेट कर देंगे, तो इसकी वैलेंसी 2+। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है ये 3 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 3+। इसकी वैलेंसी 4 ही होगी बस। रीज़न क्या है, ये जो है सिलिकॉन, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए मुश्किल है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से खींच पाए। इसके लिए ये भी मुश्किल है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 के बीच में टाई हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये ऐसे में क्या करते हैं, ये कोवैलेंसी बना लेते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जस्ट लाइक दैट सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 होती है। तो इसके ऊपर मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा, ये सिर्फ 4 हो गया, 4 इज कोवैलेंसी, ये शेयर करेगा। जो फास्फोरस है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, 5 डोनेट करने की बजाय ये 3 खींच लेगा आराम से, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3-। ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा 2-, ये 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा 1-, और इसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ लेने या देने की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इनके अगर साइन को छोड़ दिया जाए तो इसकी वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक बढ़ेगी पहले, फिर रिड्यूस करेगी 0 तक, 1 से 4 तक बढ़ी, फिर 0 तक रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ हुई। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक पीरियड में मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसके लिए एक्सप्लेनेशन केवल और केवल ये है कि आप कोई भी पीरियड लीजिए, समझने के लिए थर्ड पीरियड सबसे बेस्ट होता है। तो थर्ड पीरियड हमने लिया और हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने दिखाया आउटर मोस्ट शेल में सब में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद वैलेंसी की बात करी तो वैलेंसी क्या होगी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0, ठीक है। 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 0 तक रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा होता है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दिखाना, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हुई। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी में 4 ही दे रखी है प्रॉपर्टी, लेकिन हम 6 करेंगे, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखें, और क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मान लो हम पीरियड्स की कर रहे हैं प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी ग्रुप्स की भी, मतलब जैसे पीरियड में मैंने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से चेंज होते हैं, वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड किस तरह से चेंज होती है, इसी तरह से हम ग्रुप्स में भी देखेंगे। एक मिनट, हेलो, चलिए जी, अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड है साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। साइज ऑफ एटम्स ब्रैकेट में लिखें और एटॉमिक साइज। साइज ऑफ एटम्स और एटॉमिक साइज। On moving from left to right in a period of the periodic table, on moving from left to right in a period of the periodic table, size of atoms decreases. इसका स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन देखिए क्या होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं साइज ऑफ एटम्स की,
तो साइज ऑफ एटम्स में होता क्या है कि अगर मान लो मैं किसी एक पीरियड की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार थर्ड पीरियड उठाऊंगा, तो थर्ड पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पोर्शन मिटा रहा हूँ उधर से। थर्ड पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पीरियड में आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या देखा, सोडियम देखा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस आप एक बार इधर देखिए, उसके बाद आपको ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रीज़न याद करना है उसका क्या होगा। तो वो इससे आप समझेंगे। यहाँ पर है बेटा न्यूक्लियस, यहाँ पर है पहला शेल, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है दूसरा शेल, दूसरे में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा शेल, तीसरे शेल में सोडियम में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब होगा क्या, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, ये वाला फंडा याद रखना साइज ऑफ एटम्स जब भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। अब जरा देखिएगा, ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये सारे इकट्ठे हैं एक जगह, सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक। तो ये मैं ऐसी कहानी बनाकर नहीं बता रहा हूँ, सचमुच में यही है, अभी रीज़न में वही लिखूंगा, ठीक है। प्रोटॉन्स सारे के सारे एक जगह कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, जो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह कंसनट्रेटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। एक भाई इधर घूम रहा है, एक भाई इधर घूम रहा है, कोई भी आकर पिटाई करके चला जाएगा। दोनों भाई एक साथ है तो मजा कोई हाथ लगाते हैं, समझ रहे हैं, वही चीज़ है। एक इधर है एक इधर है, और जो दूसरा वाला जो आपका शेल है, दूसरे वाले शेल में ये देखो, जाओ जी हम आपसे बात नहीं करते, सारे नाराज़ हैं, इतनी इतनी दूरी पर बैठे हैं, ठीक। तो क्या है कि जो हमारा सोडियम है, सोडियम में क्या हो गया, ये सोडियम में जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, और जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन्स इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में क्या हुआ, एनर्जी शेल तो यही रहा, थर्ड एनर्जी लेवल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, एक। और जब एक प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हुआ तो उस प्रोटॉन ने इस न्यूक्लियस की ताकत और बढ़ा दी, क्योंकि सारे के सारे साथ थे। तो इसका जो अट्रैक्टिव नेचर है, नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो अट्रैक्टिव नेचर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये क्या करेगा कि ये जो तीसरा एनर्जी लेवल है, इस तीसरे एनर्जी लेवल को और ताकत से खींचेगा अपनी तरफ। तो जब ये इसको और ताकत से खींचेगा तो ये एनर्जी लेवल थोड़ा श्रिंक होगा, साइज एटम का थोड़ा श्रिंक होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आ गया जी सोडियम के बाद आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, थर्ड एनर्जी लेवल में ही आया इसका, थर्ड एनर्जी लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन और इकट्ठा हो गया। यहाँ क्या होगा कि 1 प्रोटॉन और आ जाएगा अंदर, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए ना, एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो 13 का मतलब प्रोटॉन भी 13 और इलेक्ट्रॉन भी 13। मैग्नीशियम का 12 होता है, प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12, सोडियम का 11 होता है। तो सेम एनर्जी लेवल में तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इस सेम पावरफुल न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही एक प्रोटॉन ऐड होता है तो इसकी जो पॉजिटिव पावर है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ये और उस पावर के साथ में ये कहता है कि अच्छा, ये जो था, ये जो आपका जो आउटर मोस्ट शेल था, शेल तो यही है, मुझे इसी को खींचना है, तो ये उसको और ताकत के साथ खींचता है, समझ गए, ये उसको और ताकत के साथ खींचता है। तो धीरे 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 साइज ऑफ एटम जो है वो श्रिंक होने लगता है, सही है। वहीं अगर हम ग्रुप्स की बात करें ना, ग्रुप का इसमें बीच में इंक्लूड करके बता रहा हूँ, वहीं अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये लिथियम है, लिथियम देखिएगा, मैं वैसे ग्रुप्स में भी एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो लिथियम का क्या होता है, 1 2 3, तो 2 पहला शेल और फिर ये दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और जब लिथियम को सोडियम से कंपेयर करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर तीसरा शब्द। तो यहाँ पर साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेम एनर्जी लेवल में अब ऐड नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 थे एनर्जी लेवल, 1 और 2, सोडियम में 3 हो गए, पोटेशियम में आएंगे 4 हो जाएंगे एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं जब हम ग्रुप्स में मूव करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। लेकिन जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो हमारा सेम एनर्जी लेवल है, उसी में बेचारा एक 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 इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहेगा, और न्यूक्लियस जो है वो हर प्रोटॉन के ऐड होने पर और पावरफुल होगा, तो और ताकत से उसको खींचेगा अपनी तरफ। आपको ये रीज़न लिखना है। इतना लंबा चौड़ा जो मैंने एक्सप्लेन करा ये आपको नहीं करना, आप इसमें रीज़न लिखेंगे जो समझाई ये चीज़ वही मैं लिखा रहा हूँ अभी। क्लियर है? कुछ भी नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं है समझ में? अच्छा ये आ गया था पक्का, ठीक। इसमें आप ये देखिएगा कि जब भी मैं पीरियड्स में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं लिथियम की बात करूँ, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन ना बड़ा अजीब बिहेवियर दिखाता है, तो हाइड्रोजन को कोई स्टडी नहीं कर पाया ढंग से। तो इसमें क्या होगा कि इसमें लिथियम में कितने एनर्जी लेवल थे, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो उसमें एनर्जी शेल्स कितने थे, ऑर्बिट्स कितने थे, 2। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। सोडियम जो है, सोडियम में भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो कौन सा आउटर मोस्ट शेल है? तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एक एनर्जी लेवल बढ़ गया ना, एक एनर्जी शेल पूरा एक्स्ट्रा आ गया। तो जब पूरा एक शेल एक्स्ट्रा आ गया तो मैं ये कहूँगा कि एटम का साइज बढ़ा। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, और जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तब क्या होता है कि सेम एनर्जी लेवल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, और इस न्यूक्लियस को वो जो प्रोटॉन्स इसके अंदर एंटर होते हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं, क्योंकि उनको खींचता है और पॉजिटिव पावर के साथ। वो खींचता है तो एटम जो है ऑल टुगेदर श्रिंक होता है, एटम छोटा होता था। ये समझ गए? मैं पीरियड की प्रॉपर्टी में अलग से, ग्रुप की प्रॉपर्टी में अलग से समझाऊंगा यहाँ। इसका रीज़न नोट करें साइज ऑफ एटम्स का। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? पालकी, न्यासा? यस सर। ठीक है, चलिए इसका रीज़न नोट करें। ड्यू टू large positive charge on the nucleus, due to large positive charge on the nucleus, due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and the size of atom decreases. And the size of atom decreases. Size of atom decreases, कॉमा करके लिखें, as we move from left to right, as we move from left to right in a period. ठीक है, और बहुत लंबी कहानी आपसे एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसमें ये लिखें कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड विद एवरी एलिमेंट एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन गेट्स एडेड टू द न्यूक्लियस
एंड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम एनर्जी शेल। तो वो पूरी कहानी इसका तो वो भी आपसे उम्मीद नहीं करते, आप इतना लिख देंगे सफिशिएंट है रीजन। ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज लार्ज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम एलिमेंट अगला आता जा रहा है वैसे वैसे एक एक प्रोटॉन उसमें ऐड होता जा रहा है, तो वो प्रोटॉन सारे एक जगह इकट्ठे हैं, कंसनट्रेटेड है, तो उस पर लार्ज पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको क्या करना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को तो खींचना है, उसे 3 बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को तो खींचना है, ठीक है, उन्हीं को खींचना है। किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस में क्या है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो 12 है एटॉमिक नंबर, तो 12 प्रोटॉन्स एक साथ इकट्ठे हैं, तो वो उनको एक साथ खींच लेंगे, आराम से खींच लेंगे, समझ गए? ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर मेटालिक करेक्टर में है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, on moving from left to right in a period, the metallic character of elements decreases. The metallic character of elements decreases. Of elements decreases, ब्रैकेट में लिखें, but the non-metallic character increases. But the ब्रैकेट में लिखा है ना नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, ये ठीक मेटालिक करेक्टर का उल्टा होता है। अब मेटालिक करेक्टर है क्या? मेटल क्या है? हम ये कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है ये क्या है कि इसकी वैलेंसी 1+ है, यानी कि कैटायन, ये भी कैटायन बना रहा है, ये भी कैटायन बना रहा है, ये सारे एनायंस बना रहे हैं। तो जितने भी कैटायंस हैं ना, ये सारे तो मेटल्स हैं, और जितने भी एनायंस हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस या डिक्रीजेस का मतलब क्या है? हमने बोला मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, स्टार इस पर भी बना लेना, रीजन इंपॉर्टेंट है। रीजन लिखे पहले इसका, रीजन लिखे फिर समझाता हूँ। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नमस्ते, on moving from left to right in a period, the tendency of atoms to lose electrons decreases. The tendency of atoms to lose electrons decreases. Lose electrons decreases, and thus its metallic character decreases. अब ये समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि मेटल का मतलब क्या है? मेटल का मतलब है कि जो भी आपका कैटायन बना है दैट इज मेटल। जो भी कैटायन बना है, कैटायन का मतलब क्या है? जो आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो क्या होगा? वो कैटायन बनाएगा, उसको
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे मेटल। तो तमाम तरीके की एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो लिक्विड मेटल है, तो हार्डनेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, है ना, और सोनोरस साउंड होना चाहिए। वो सब छोड़ दो, जो बेसिक जो उसका डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी कैटायन बनाता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो मेटल होता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव कर रहा हूँ, तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से डोनेट कर देगा, बड़े आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई। इसका मतलब वो जो टेंडेंसी है कैटायन बनाने की टेंडेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो बहुत हाई है, तो यानी कि बड़ा ज़बरदस्त मेटल है, इसका मेटलिक करेक्टर बहुत बढ़िया है। फिर क्या हुआ, फिर हम आ गए मैग्नीशियम पर। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2, है ना। तो 1 के कंपैरिजन में 2 को लूज करना, 2 को पुश करके बाहर निकाल देना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुई, यानी कि टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन डिक्रीज हुआ। और जब टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो गया। वही चीज़ लिखी है, और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव आयन कैटायन बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, यानी कि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। एक चीज़ और लिखे इसमें, ये जो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है ना, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, इसको ये बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, कई बार वो आपसे मेटालिक करेक्टर ना पूछकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर पूछेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस, तो यही चीज़ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होना मतलब मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होना, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, 2 प्रॉपर्टीज बचती हैं, कल करवाऊंगा। ये तो पीरियड्स हैं, और फिर ग्रुप्स, दोनों निपटा देंगे कल, ठीक है। हाँ, कल आना है।